बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान कासिम, मेहरुन्निसा वेलफेयर मेमोरियल फाउंडेशन से सीईओ बिन कासिम इंटरनेशनल कंपनी। हमने सबसे पहले दिन ग्रुप वालों का जिक्र किया कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान में किरदार अदा किया, फिर उसके बाद मियां मंशा और लेक सिटी, और आज हम जिस ब्रांड का जिक्र कर रहे हैं उनका नाम है नगीना ग्रुप मियां इनाम इलाही। देखते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की तारीख के अंदर कैसे अपना किरदार अदा किया और कैसे अपने सफ़र का आगाज़ किया। मेरे दादा का नाम मियाँ कुतुबुद्दीन था, बावकार, मिलनसार और खुश इखलाक। हमारे ख़ानदान को कारोबार की तरफ से लाने का एजाज़ इन्हीं के सर है। हमारे आबा अजदाद बहुत अरसा पहले चनियोट पहुँचे। इनका असल वतन कहाँ था इसके बारे में ज़्यादा मालूमात मुयस्सर नहीं। मेरे दादा की शादी अपने एक रिश्तेदार से दिल्ली में हुई। दिल्ली से इसी ताल्लुक़ की बिना पर हमारे ख़ानदान को दिल्ली वाले भी कहा जाता है। मेरे दादा ने 2 शादियाँ की और इनके 4 बेटे हुए। मेरे एक ताया को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, लेकिन इन हालात से अमर की इजाज़त नहीं देते थे कि इसी शौक़ में वो घर से भागकर लाहौर पहुंच गए। लेकिन इस अजनबी शहर में इन्हें कोई ठिकाना ना मिल सका। इत्तेफाक से हमारे दादा के एक दोस्त ने इन्हें वहाँ देख लिया और वापस चनियोट ले आए, लेकिन वो चनियोट की महदूद फ़ज़ा में रहना नहीं चाहते थे। इसी वक्त हमारी बरादरी के बहुत से लोग कलकत्ता जा चुके थे, इसलिए वो एक रोज़ कलकत्ता जा पहुँचे। कलकत्ता बर्रे सगीर के बड़े शहरों में शुमार होता था, बंदरगाह और कारोबार का मरकज़। वहाँ जाकर उन्होंने कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। इस काम का आगाज़ भी बहुत दिलचस्प अंदाज में हुआ यूं कि एक रोज़ वो बाज़ार से गुजर रहे थे कि कई रोज़ के भूखे और प्यासे अचानक ठोकर लगी, नीचे गिरे, उठकर दुकान पर लगी सबील से पानी पीने लगे। दुकान वाले भांप लिया कि ये नौजवान भूखा है, इसने खाना देना चाहा तो मेरे ताया ने ये कहकर इनकार कर दिया कि इन्हें भीख लेना पसंद नहीं। दुकानदार को यह बात अच्छी लगी और इसने कहा, नौजवान, अगर तुम कपड़ा बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हें उधार कपड़ा दे सकता हूं। यूं कपड़े की मामूली तजारत का आगाज हुआ। मुश्किल वक्त था, लेकिन बरादरी के चंद लोगों ने भी कर्जे हसना की सूरत में मदद की, जिसे रफ्ता रफ्ता अदा कर दिया गया। कलकत्ता मेरे ताए के लिए सोने की कान साबित हुआ। वाकईतन वो शहर जहां ख्वाब सच होते हैं, काम बढ़ा और पैसे बचे, तो उन्होंने मेरे वालिद अल्लाह जो ये और दीगर चचाओं को भी वहां बुला लिया। कुछ देर इन भाइयों ने मिलकर चमड़े की खरीदो फरोख्त का काम किया और फिर शू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ गए। वो मुकामी मोचियों से जूते बनवाते और इन्हें आगे दुकानों और शू स्टोर्स पर फरोख्त कर देते। कारोबार में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हो गई। यहाँ तक 1934 में उन्होंने शू मैन्युफैक्चरिंग की अपनी फैक्ट्री लगा ली। इस फैक्ट्री के लिए मशीनरी जापान से मंगवाई गई थी। हिंदुस्तान में तो कुछ बनता ही नहीं था। जूतों के डब्बे और केमिकल तक जापान से मंगवाते। मेरे ताया की कोई औलाद दरीना ना थी। कुछ अरसा सारे भाई मिलजुल कर काम करते रहे, लेकिन फिर अलहदगी होने लगी और 1941 के लगभग तमाम भाइयों ने अपना कारोबार मुकम्मल तौर पर अलहदा कर लिया। मेरे वालिद अल्लाह
जो आया 1929 में वफात पा चुके थे, ताहम हमारे हिस्से में असम बंगाल रबर वर्क्स शू फैक्ट्री आई, जिसमें मैंने मेरे भाई एहसान इलाही ने संभाला, और हम इस वक्त तक आसूदा हाल हो चुके थे। ये सिर्फ एक नस्ल की मेहनत का समर था। पाकिस्तान बनने के बाद हमने फैसला किया कि एक भाई कलकत्ता में रहे और एक पाकिस्तान में आ जाए, लेकिन जल्द ही ये फैसला बदलना पड़ा और हम दोनों भाई लाहौर आ गए। कुछ काम लाहौर में, कुछ सियालकोट में शुरू हुआ, लेकिन महदूद इम्कानात के पेश नज़र मैंने एक बार फिर सफ़र का इरादा किया और ढाका को अपना मस्कन बना लिया। मैंने तकरीबन 20 साल मशरकी पाकिस्तान में गुजारे। मेरे बचपन चूंकि कलकत्ता में गुजरा था, इसलिए मुझे इस माहौल को अपनाने में देर न लगी। वही बुदोबाश, वही तरीके, वही जबान। मैं बंगाली इस रवानी से बोलता कि मुकामी लोग भी दंग रह जाते। ये सूरत हाल किसी हद तक अभी बाकी है। ये सूरत हाल इस वक्त तक अभी तक बाकी है। चावल खाता हूं, धोती पहनता हूं, लेकिन बंगाली किससे बोलूं? ये जबान बोलने वाला अब यहां कोई नहीं। हमने आधा मुल्क खोकर भी नुकसान उठाया, लेकिन हम अब तक कोई सबक नहीं सीख सके। मुल्क जितना बड़ा होगा, कारोबार भी इतना बड़ा होगा। ढाका में हमने चमड़े का काम किया, शू फैक्ट्री लगाई, रबर फैक्ट्री लगाई, और कुछ अर्से बाद एक टेक्सटाइल मिल भी लगाई। दूसरी टेक्सटाइल मिल लगाने के बारे में सोच रहे थे कि हालात ने पलटा खाया और बांग्लादेश वजूद में आ गया। मैं खुद सियासी तौर पर बाखबर था कि मुझे वक्त से पहले कुछ अंदाजा होने लगा था कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इसलिए मैं इस अलमनाक हादसे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। हालात काबू से बाहर होते गए तो हमने अपने काम समेटकर पाकिस्तान का रुख किया और कोटरी में टेक्सटाइल मिल लगाना शुरू कर दी। नगीना कॉटन मिल का लाइसेंस हमने एक सियासतदान से खरीदा था। इसी नाम से यह मिल लगी और फिर हमारे ग्रुप भी इसी नाम से मशहूर हुआ। 1971 के बाद मैंने और मेरे भाई एहसान इलाही ने कारोबार अलग कर गए। नगीना ग्रुप हमारे हिस्से में आया, जबकि मेरे भाई की औलाद ने इलाही ग्रुप के नाम से अपने कारोबार की बुनियाद रखी। अब तो मैं खुद भी कारोबार से अलहदा हो चुका हूं। मेरे बेटे ही अब बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। जो कुछ हमने अपने वालिद और ताया से सीखा वो अब बच्चों की मेरास है। हमने बहुत मुश्किल दिन देखे और मेहनत से जी ना छुड़ाया। एक तवील जद्दोजहद के बाद जिंदगी की शाम मेरे दिलचस्पी समाजी कामों की तरफ रागिब होने लगी है। चनियोड़ के मोहल्ला लाहौरी दरवाजे में हमारे घर अभी तक मौजूद है। जिन लोगों को हमने ये घर निगरानी के लिए दिया वो अपना कब्जा छोड़ने पर आमादा ना थे। हम भी जबरदस्ती वापस लेने जानते थे। मकान तो रहने से ही घर बनते हैं। कुछ अरसे बाद मकान का कब्जा मिलने पर हमने इसे फरोख्त कर दिया। कभी कभार चनियोड़ जरूर जाना होता है, लेकिन वहाँ मुस्तकिल घर नहीं। इस मिट्टी से हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे बुजुर्गों की यादें अभी तक वहीं मौजूद हैं। चनियोड़ की समाजी तरक्की में हमारी बरादरी का बहुत अहम किरदार है। हम भी इसी कोशिश में हैं, हत्तुल मकदूर मावनत करते हैं। ताहम नामो नहूद की कोई ख्वाहिश नहीं। कारोबार हमारी
फितरत सानिया है। हमें बचपन से ही कारोबार का माहौल मिला। जो असूल दुरुस्तगाहों में पढ़ाए जाते हैं हमने वो घर ही सीख लिए। बुजुर्गों से जो तरबियत हमने पाई, जो तरीके मिले, वही अपने बच्चों तक पहुंचाए। मेरी पुरानी यादों में एक खूबसूरत याद मेरी दादी की भी है। वो बहुत सीरतमंद खातून थी। अपनी गुजर बसर के लिए बेटों से कुछ ना लेती, परांदे और काजल बनाकर बेचती। जो मुनाफा होता कुछ मस्जिद को दे देती और कुछ अपने ऊपर सर्फ कर लेती। एक बार वालिद के हमरा हज पर गए और फिर वहीं वफात पा गई, जन्नतुल बकी में दफन हुई। हमारे कामयाबी में इनकी पाकबाजी और दुआओं का बहुत असर शामिल है। मेहनत और ईमानदारी हमारी बुनियाद है। हमें जो कुछ भी मिला वो इन्हीं दो असूलों पर अमल पैरा होने का नतीजा है। हमारे बारे में अक्सर लोग बहुत तजस्सुस रखते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को समझ आती है कि रिश्वत और बददयांती के बगैर भी अच्छे कारोबार की बुनियाद रखी जा सकती है। इखलाकी इक़दार भी कारोबार में तरक्की का बास बनती है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान को सारी जिंदगी कारोबार से चिमटे नहीं रहना चाहिए। मेला भरा हुआ ही छोड़ना अच्छा लगता है। हम क्यों भूल जाते हैं कि नए लोग हमसे बेहतर हो सकते हैं। चिनोटी कम्युनिटी में लोग कम उम्र में ही कारोबार में शामिल हो जाते हैं। कारोबार एक फन है, ये खिदमत और इबादत का नाम है। हमारे माशरे में नौकरी को ज्यादा अहमियत दी जाती है, हालांकि नौकरी करना कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया में वही कौमें ज्यादा तरक्की करती हैं जिनमें कारोबार की सलाहियत हो, कारोबार चलाने की सलाहियत हो। और हमारे स्कूल, कॉलेजेस और हमारे दरसगाहें भी मुलाजम पैदा करने में मसरूफ लगी हुई हैं। ऐसे इदारे बनाने की ज़रूरत है जहां से इंटरप्रेन्योर पैदा हो सकें। 1971 के बाद की कहानी मियां इलाम इलाही के साहबजादे शौकत इलाही ने सुनाई। बांग्लादेश से वापसी हमारे सफर का अगला मोड़ थी। नगीना ग्रुप बाकायदा आगाज 1971 में कोटरी में कायम होने वाले टेक्सटाइल मिल से हुआ। 1971 से 1973 ये 2 साल टेक्सटाइल की सनत के लिए गैर मामूली मुनाफे के लिए थे, जिससे नगीना को भी बहुत फायदा हुआ और कुछ ही अरसे में ये टेक्सटाइल का एक मिसाली यूनिट बन गया और दुनिया भर से लोग यहाँ आने लगे और इसे देखने लगे। हमारा अंगूठी ब्रांड धागा बहुत शोहरत इख्तियार कर गया, लेकिन इस दौर के वजीर के खजाना के कुछ फैसलों की वजह से टेक्सटाइल की सनत पर मुश्किल वक्त आने लगा। 1977 के बाद टेक्सटाइल को फिर से सहारा मिला। 1977 में ही कोरंगी में बहुत शदीद सैलाब आया, जिसकी वजह से कोरंगी इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़िया हबीब फैमिली की 3 टेक्सटाइल मिल को बहुत नुकसान पहुंचा। हमारे पास आगे बढ़ने का अज़म भी था और हिकमत अमली भी। हमने इन तीनों मिलों में से अली असगर टेक्सटाइल मिल को खरीद लिया। हमारे बड़े भाई हमायूं इलाही बहुत ज़हीन और आला दर्जे के मुनज़्ज़िम थे। उन्होंने पूरी मिल को दोबारा खड़ा किया और बहुत जल्द इसे भी नगीना कोटरी के मयार पर ले आए। वो टेक्नोलॉजी की अहमियत को समझते थे, वो कारोबार के हुनर को भी अच्छी तरह जानते थे। 1986 में तक हमारे वालिद साहब और हम 4 भाई यानी हमायूं इलाही, शहजादा इलाही, शफकत इलाही और मैं मिलजुल कर कारोबार करते रहे। लेकिन 1986 में हमायूं इलाही अलहदा हो गए और अली असगर टेक्सटाइल मिल
इनके हिस्से में आई। हम तीनों भाई और वालिद नगीना ग्रुप को लेकर आगे बढ़े, अभी तक मुश्तरका कारोबार कर रहे हैं। हमारी हिकमत अमली बड़ी वादा थी। वुसअत यानी एक्सपेंशन और इस्तेकाम यानी कंसोलिडेशन में मैंने वही रास्ता अपनाया जो मेरे दादा ताया वालिद का रास्ता था, यानी जो कुछ कमाया कारोबार में लगा दो। हमने जाती ऐशो आराम नहीं सोचा, बल्कि कारोबार फैलाने को तरजीह दी। 1987 में नगीना यूनिट 2 का आगाज हुआ और फिर कुछ ही अरसे बाद नगीना यूनिट 3 भी लगाया। एक अहम सबक जो मैंने सीखा यह था कि जब रुपए की कदर कम हो रही हो तो असासों में इजाफा ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। नगीना टेक्सटाइल 48,000 स्पिंडल्स से तजावज़ कर गई और हम 21,000 स्पिंडल पर मुश्तमिल इलकोट स्पिनिंग मिल लगाई। ये 1990 की बात है। मैं कुछ पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक ख्वाब सा लगता है। यह सब इसलिए मुमकिन हुआ कि हम एक सादा जिंदगी गुजारते थे, एक ही घर में रहते थे, जो कमाते थे कारोबार की नज़र कर देते थे। मेहनत, ईमानदारी और अल्लाह पर इत्मीनान। 1993 में यह सिलसिला मजीद आगे बढ़ा और हमने शेखुपुरा में वीविंग मिल लगाई। इलाही इलेक्ट्रिक कंपनी के अलावा एक लेजिंग कंपनी भी बनाई। कारोबार में वुसअत के साथ डाइवर्सिटी भी आ गई। जब ये सब कुछ मुमकिन हो गया तब जाकर हम भाइयों ने अलग-अलग घर बनाने का फैसला किया। हमारे कारोबारी हिकमत अमली का एक इन्वान ये भी है, अपने मुनाफे को फिर से कारोबार में लगाओ। हमारे ताया ने कपड़े की मामूली सी तिजारत से काम शुरू किया। फिर जब कुछ सरमाया इकट्ठा हुआ तो जूतों की दुकान बना ली। तीसरे महल्ले पर यह दुकान कई दुकानों में तब्दील हो गई। चौथा कदम असम बंगाल रबर वर्क्स का आगाज था। इसी दौरान पाकिस्तान बना और पांचवा मरहला मशरकी पाकिस्तान में कुल टेक्सटाइल मिल और पारोमा जूता फैक्ट्री की सूरत में सामने आया। कारोबार किसी एक जगह पर रुकने का नाम नहीं। बांग्लादेश बना तो हमें एक धचका लगा, लेकिन 1971 में कोटरी से छठा मरहला शुरू हुआ। अली असगर टेक्सटाइल से इलकोट और प्रोस्पेरिटी, इन तमाम मरहलों से होते हुए हम एनर्जी और लेजिंग तक पहुंचे। अब रियल एस्टेट की तरफ जाना चाहते हैं। हमने जो कमाया वो अगले मरहले में इन्वेस्ट कर दिया। मैं पिछली 4 नस्लों की कहानी पर गौर करता हूं तो हमारे खानदान की चंद खूबियां मैं आपके सामने पेश करता हूं। वो हार्ड वर्क थे, रिस्क लेना जानते थे, री इन्वेस्टमेंट के बारे में बखूबी आगाह थे, कंसोलिडेशन भी थी। हाई क्वालिटी एजुकेशन का बड़ा अहम किरदार था। हमारे बुजुर्गों ने सादगी और कनायत को अपनाया। आगे बढ़ने के लिए किसी भी कुर्बानी से देर ना किया। आज हमारे कारोबार का सालाना टर्न और 17 अरब रुपए है। ये सब इसी हिकमत अमली और खूबियों की वजह से मुमकिन हुआ। इस सारी कहानी का हासिल 4 असूलों पर है, जिन पर अमल करके हर शख्स कामयाबी की सफ़र आसानी से तय कर सकता है और कामयाब हो सकता है। पाकिस्तान के कारोबारी मंजर में सबसे बड़ी खामी यह है कि कामयाब सरमायाकार बड़ा मुकाम हासिल करने के बावजूद खुद को कारोबार के ऑपरेशन से अलग नहीं करता। यानी मिल का मालिक चाहता है खुद ही मिल चलाए, हालांकि मिल चलाने के लिए बेहतरीन प्रोफेशनल्स भी
मिल सकते हैं। कारोबार के मालिकान को अपना वक्त सोच विचार, हिकमत अमली तरतीब देने में सर्फ करना चाहिए। कारोबार को क्या रुख इख्तियार करना है और कितना आगे बढ़ना है, सरमाया का इंतज़ाम कैसे होगा, लोकल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट कहाँ जाना है। एक ही कारोबार या तनु या मालकान को अपना वक्त ऐसे फैसलों के लिए मखसूस रखना चाहिए। किसी आम कारोबार को बहुत बड़ा कारोबार ऐसे ही बनाया जा सकता है। सोच की बुलंदी ही कारोबार की बुलंदी होती है। हमारे बुजुर्ग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना थे, लेकिन कारोबार ने इन्हें सिखाया कि इल्म के बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। तालीम अच्छे समाजी रुतबे का भी तयन करती है। हमारे वालिद ने हम सब भाइयों को एचिसन कॉलेज में पढ़ाया। हमारा तालीमी सफ़र यहीं नहीं रुका, हम दुनिया की बेहतरीन दरसगाहों तक जा पहुँचे। मैंने और मेरे भाई शफकत इलाही ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। मेरा बेटा और बेटी भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े। तालीम का मयार अच्छा हो तो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। 20 करोड़ लोग बोझ नहीं। एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर मुझे अपनी आबादी की एक बहुत बड़ी मार्केट नज़र आती है। ज़राअत में हमारी कारकर्दगी सिफर है। अगर हम इस पर थोड़ा सा भी इजाफा कर लें तो दुनिया को मात दे सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। वसाइल हमारे हाँ कम नहीं, ख्वाह वो इंसानी वसाइल हो या कुछ और, हमें सिर्फ मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। हमारे तमाम सरमायाकारी पाकिस्तान में है। हमें जो कुछ मिला यहीं से मिला और मुस्तकबिल में भी हम इसी मिट्टी को सोना बनाएंगे। कामयाबी के बहुत से असूल हैं, मेहनत, ईमानदारी, अच्छे मौके वगैरह वगैरह, लेकिन मैं समझता हूं कि कामयाबी एक राज और भी है जिसे कुदरत का इनाम भी कहा जा सकता है। हमारे खानदान की कहानी में इसकी कई मिसालें नजर आती हैं। वो लम्हा जब मेरे ताया भूख और प्यास से निढाल होकर नीचे गिरने लगे तो किसी ने इनसे कहा कि मैं तुम्हें उधार कपड़ा देने के लिए तैयार हूं। फिर एक नई दास्तान ने आगाज किया अपना। जूतों की दुकान, असम, बंगाल, रबर की फैक्ट्री, तकसीमे हिंदुस्तान, ढाका, कोकल मिल्स, पावर परोमा फैक्ट्री, नारायणगंज, कोटरी पंजाब, जगह जगह इसके इशारे मिलते हैं। कोई हस्ती है जो हमें गिरने से बचाती है और रास्ते से सारे आसान कर देती है। जो शख्स ये कहता है कि मेरी तरक्की सिर्फ मेरी वजह से हुई, वो गलत कहता है। कामयाबी दुनियावी वजूहात तो हैं ही, लेकिन इसके सिवा कुछ और भी है जो गैर महसूस तरीके से रूनुमा होता चला जाता है। एक बड़ा एंटरप्रेन्योर इन अमूर पर गौर करता है और हमेशा अल्लाह ताला की मदद का तलबगार रहता है। शौकत इलाही ने अपने बेटे रजा इलाही से भी मुतारफ कराया, ये कहते हुए कि ख़ानदानी असूल और रवायात को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब इनकी है। सारी कहानी एक बार फिर मेरे रूबरू थी। किसी दुकान के भाई लगी हुई पानी की सबील, एक भूखा प्यासा नौजवान और फिर कामयाबी के एक नए बीसीओ संगे मील। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर पर मेहनत के बाद अल्लाह की मदद उसको ज़रूर मिलती है। शौकत इलाही ने अपने तजर्बे से जो बात कही वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल है। ये थे हमारे नगीना ग्रुप के ओनर, चेयरमैन और बानी। हम में भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए नौजवानों को इनकी कहानी सुनानी चाहिए और इस वीडियो को लाजमी शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इनकी बातें सुनकर, इनकी कहानी सुनकर अपनी ज़िंदगी को चेंज कर ले तो वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।